जय हिंद दोस्तों, फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आदित्य L1 और समझते हैं कि भाई आदित्य L1 इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्या है इस मिशन के ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, किस तरीके से काम करेगा और क्या क्या इस मिशन में हम सीखने वाले हैं, क्या क्या इंडिया को हासिल होगा। तो हम बात करते हैं आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। ये हम बोल सकते हैं कि भाई इंडियाज फर्स्ट मिशन है। कैसा है? इंडिया का फर्स्ट मिशन है आदित्य L1, जो किसकी स्टडी करेगा? सूर्य की स्टडी करेगा, यानी सूर्य का अध्ययन करने का जो पहला मिशन है, जिसको नाम क्या दिया गया है? आदित्य। आदित्य जो है वो सिनोनिम्स है किसका? सूर्य का, यानी सूर्य का ही एक पर्यायवाची है जिसका नाम है, सूर्य के ही पर्यायवाची को क्या बोलते हैं हम? आदित्य। इसीलिए इसको नाम दिया गया है आदित्य L1 और इसको 2019 और 2020 में लॉन्च किया जाना था, बट कोविड की वजह से इसको 2022 और रिसेंटली अभी 2023 यानी कि 2 सितंबर 2023 को 11:58 पर इसको लॉन्च किया जाएगा। हम बात करते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करेगा ये। तो ये सोलर जो सन है, सन के कोरोना, उसके सोलर एमिशन, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स और इन सब चीजों का क्या करेगा? स्टडी करेगा। यानी ये सन की स्टडी के लिए बनाया जाने वाला क्या है? इसरो का पहला मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। इसको ही बोलते हैं हम आदित्य L1 मिशन बोला। अब L1 के पीछे क्या उद्देश्य है? आदित्य तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आदित्य जो है वो किसका नाम है? सूर्य का ही सिनोनिम्स हो जाएगा, इसीलिए इसको आदित्य बोला। L1 क्या है? ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि भाई लैग्रांज पॉइंट होते हैं और ये इसको जिसको क्या बोलते हैं हम? L1 बोलते हैं आगे, जिसकी हम स्टडी करेंगे कि भाई आदित्य L1 ही क्यों इसको नेम दिया गया। हम इसको कुछ और नेम भी दे सकते थे, बट नेम जो दिया गया है आदित्य L1 दिया गया है। तो आदित्य तो आपको पता है क्या है भाई? आदित्य जो है वो सूर्य का क्या है? सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी सूर्य का पर्यायवाची है। अब L1 जो है वो क्या है पहले समझना। L1 का मतलब है एक लैग्रांज पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, यानी आप सभी को पता होगा ये सन है और अगर मैं बात करूं ये क्या हो जाएगी? ये अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सभी को पता है। ठीक है, 14.7 मिलियन ये आपका है ना, इतना जो है वो डिस्टेंस है। एपीहीलियन और पेरीहीलियन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि भाई 14.7 और 15.21 या जिसको हम बोलते हैं 14.98, क्या बोलते हैं? 14.98 लगभग हम इसकी डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सभी को पता है। अब होता क्या है? आपने न्यूटन का ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा, यानी हर एक प्लैनेट्स या हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण है। क्या है गुरुत्वाकर्षण? जैसे कि आप अपने घर की छत से है ना टॉप फ्लोर पर चढ़ो और वहां से जंप मारो, तो आप कहां आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे। बिकॉज किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। या आप अपना फोन ऐसे ऊपर की तरफ फेंको तो फोन कहां जाएगा? नीचे की तरफ। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण। आप ऐसा करके देख सकते हो, बट अगर कुछ भी होता है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, है ना। सिंपल सा समझना आपका कि भाई जो कोई भी चीज आ रही है वो किसके कारण आ रही है? ग्रेविटी के कारण ही कहां आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। तो ऐसे ही क्या है, सन जो है वो अर्थ को और अर्थ जो है वो सन पर एक दूसरे पर क्या करा रही है? अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब होता क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा वो दम लगा के ऐसा, या फिर आपने सुना ना दम लगा के ऐसा, या जो जनरली वो रस्सी वाला गेम खेला होगा, जिसमें रस्सी वाले गेम में होता क्या है कि भाई एक रस्सी है, 4 लोग इधर से खींच रहे हैं, 4 लोग इधर से खींच रहे हैं। अब रस्सी न तो इधर जाती है ना ही इधर जाती है, यहीं पे टिकी रहती है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहां यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोनों कैसे हो जाए? लगभग बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर। उसको ही क्या बोलते हैं? लैग्रांज पॉइंट, यानी कि L1 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? L1 नाम दिया गया है। किसको नाम दिया गया है? L1, यानी एक ऐसा बिंदु जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? आपका लगभग समान हो जाएगा, है ना। यानी ना ही ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा ना ही पीछे की तरफ जाएगा। वहां उस पॉइंट पर किसको? आदित्य मिशन को, यानी आदित्य जो है हमारा सैटेलाइट, यानी कि आदित्य जो एक हम बोल सकते हैं कि ये अनुसंधान प्रयोगशाला है, उसको ही कहां पर
वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा जाएगा या पर्टिकुलर पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा और उस पॉइंट से ही वो क्या करेगा, सन की स्टडी करेगा। इसीलिए इसको पूरे मिशन को क्या नेम दिया गया, आदित्य L1। अब कुछ लोग सोचेंगे सर स्थापित करने का मतलब वहां पर क्या नट बोल्ट के साथ कस देंगे? भाई नट बोल्ट के साथ नहीं कस देंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो अर्थ रिवॉल्व हो रही, तो अर्थ के अराउंड में ऐसा हमारा मिशन भी जो आदित्य L1 है वो भी रिवॉल्व होगा और जिससे वो सूर्य पर 24 आवर्स क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है। क्योंकि आपको पता है अभी सूर्य जो है हम देखते हैं वो कितना 24 घंटे सूर्य जो है नहीं दिखाई देता, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात लगभग हम बात करते हैं कि कभी ज्यादा कम होता रहता है। ये सबको पता है कि भाई अर्थ के टिल्ट होने के कारण है। वो हम अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि भाई सूर्य के जो है वो 24 आवर्स क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। अब सूर्य के किन किन भागों का अध्ययन करेगा, सबसे बड़ी चीज ये आती है कि अगर हम बात करें सूर्य का जो डायग्राम है आपने पढ़ा होगा, सबसे अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, क्रोड। क्या कहते हैं, क्रोड या कोरोना। इसको अंदर वाले भाग को कहते हैं क्रोड और इसके जो चारों तरफ जो भाग है इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव जोन। और इसके बाद का जो भाग है रेडियो एक्टिव के बाद, इस वाले भाग को बोलते हैं कन्वेक्शनल जोन। क्या बोलते हैं इसको, इस जो येलो में दिख रहा है इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल जोन। और कन्वेक्शनल जोन के बाद जो आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं हम फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, फोटोस्फीयर। और इसके जो लास्ट वाला जो भाग दिख रहा है आपको, सबसे लास्ट में ऊपर जो दिखता है इसको बोलते हैं, ठीक है इससे बना देता हूं, ये जो सबसे आखिरी में आपको जो भाग दिखता है इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोस्फीयर। सबसे आखिरी में जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। और इस क्रोमोस्फीयर का जो आउटर पार्ट है इसको ही क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कोरोना। तो अगर आप देखोगे सन का जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो वाला पार्ट है ये सन का भाग हुआ एक, इसको बोलते हैं हम क्या, कोर। ये दूसरा पार्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियो एक्टिव जोन। और थर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल जोन। फोर्थ पार्ट है इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। और ये क्या है, फिफ्थ पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर का पार्ट ही ये क्या है आपका, कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना या किरीट या कोरोना, हिंदी में बोल देते हैं इसको किरीट या कोरोना बोला जाता है। ये है आपका क्रोमोस्फीयर। तो इन तीनों की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है। किन तीनों की स्टडी के लिए, ये जो आपका सोलर मिशन है आपका वो किसकी स्टडी करेगा, यानी किस किस लेयर की स्टडी करेगा। तो आप देख सकते हो भाई फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर के बाद आप देखोगे तो भाई यहां तक फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, इन तीन की क्या करेगा, मेनली स्टडी करेगा। और यहीं पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं आपको पता है, कौन कौन से, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, जनरली आपको पता है सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कहां दिखेंगी, सबसे ऊपर वाले पार्ट में। यही आपको क्या दिखते हैं, ग्रेन्यूल्स। ये सब चीजें कहां दिखेंगी, सन के ऊपर वाले पार्ट में दिखाई देती हैं। और इनकी ही स्टडी कौन करेगा जाके, आपका आदित्य L1। तो आपको समझ में आया होगा बेटा कि इसको नाम आदित्य L1 क्यों दिया गया। तो आप समझ में आया आदित्य L1 क्यों बोला, आदित्य क्यों बोला, क्योंकि ये सूर्य का सिनोनिम्स है। L1 क्या है, L1 वो पॉइंट है जहां तक ये पहुंचेगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया आदित्य L1। इसको कब लॉन्च किया जाएगा, 2 सितंबर 2023 को। और कब, 11:50 पर। और ये भारत क्या है, अगर भारत ऐसा कर सक्सेसफुली ये लॉन्च होता है और भारत करता है ऐसा, तो भारत दुनिया का क्या बन जाएगा, चौथा देश बन जाएगा। तो हम बात करते हैं इसको लॉन्च करने के लिए किस किस चीज से इसको लॉन्च किया गया। तो यहां आप समझ सकते हो कि PSLV C57, इसको बोलते हैं PSLV X। क्या बोलते हैं इसको, PSLV C57 या PSLV X। अब आप सभी ने पढ़ा होगा PSLV के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। कौन कौन से, PSLV के भी बहुत सारे वेरिएंट हो जाते हैं आपके, X, XL है ना, PSLV C। तो हम बात कर रहे हैं ये कौन सा है, PSLV X है आपका। और PSLV C57 इससे क्या है, ये लॉन्च होगा आज। और कब, 2 सितंबर 2023 को। कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहां से लॉन्च होगा। और इसको नाम दिया गया है आदित्य मिशन L1। और आदित्य L1 देने के पीछे रीजन क्या है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्यों आदित्य L1 नाम दिया गया है, आप सभी को याद होगा।
अब आदित्य L1 क्या है, सन की क्या करेगा, स्टडी करेगा, सन का इंस्पेक्शन करेगा, सन के जो चारों तरफ इन्वायरमेंट है या सन के चारों तरफ का जो वातावरण है उसके चारों तरफ आप देखते हैं एक मैग्नेटिक एरिया है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी स्टडी करेगा। और ये लगभग आदित्य L1 का अगर हम बात करते हैं तो जो वेट है आपका वो 400 kg है। कितना है, 400 kg है। इस कैटेगरी का ये क्या हो जाएगा आपका सैटेलाइट है, जिसको PSLV XL या हम बोल सकते हैं PSLV C57 से क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसरो के काम कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि भाई आपका पूरा स्पेस जो है आपका यानी स्पेस एजेंसी है सारी मिलकर काम कर रही है, जिनमें आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, इनकी प्रयोगशालाओं में इन सबको बनाया गया, इन सब सारे पार्ट्सों को बनाया गया। हम बात करते हैं आगे कि भाई आदित्य जो L1 मिशन है आपका, इंडिया का जो है वो सेकंड मिशन है। इससे पहले इंडिया ने क्या किया था स्पेस के लिए, या हम बात करते हैं जो मिशन होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैंने जब भी ऑफलाइन क्लासेस में सैटेलाइट्स पढ़ाया तो मैं बोलता हूँ सैटेलाइट्स को 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर देता हूँ, है ना, और मैं कई बार 4 में भी कर देता हूँ। 4 में इसलिए, एक होता है सैटेलाइट जो आपको पता होगा रिमोट सेंसिंग, एक हम बोलते हैं कि भाई रिमोट सेंसिंग होता है, दूसरा क्या होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होता है। लेकिन इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि भाई एक सैटेलाइट होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन और एक होता है स्टूडेंट सैटेलाइट्स। अगर हम टोटली डिवाइड करें तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट सैटेलाइट्स हो गया आपका, एजुकेशनल सैटेलाइट्स जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे आपने, है ना, बहुत सारे सैटेलाइट्स आपने पढ़े होंगे एजुकेशनल सैटेलाइट्स में, जैसे जुगनू, ठीक है, ANU सेट, अन्ना, उसके बाद अपने कलाम सेट, है ना, ये सब किसके एग्जांपल हैं आपके एजुकेशनल सैटेलाइट्स। फिर आपने पढ़ा होगा आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जिसमें आपका कार्टोसैट, ठीक है, कार्टोसैट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कार्टोसैट के अलावा, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो रिसेंटली इंडिया लॉन्च कर रहा है, EOS 1, 2, 3, 4, ये भी किसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। फिर आपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इनसेट, है ना, जीसैट, जो ये सब किसके एग्जांपल है, कम्युनिकेशन। इसके अलावा आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी अंतरिक्ष में जो हम बात करते हैं अन्वेषण, अंतरिक्ष में खोज के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए जो सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च करता है, उनमें पहला इंडिया ने लॉन्च किया था सबसे पहले 2015 में, जिसका नाम था एस्ट्रोसैट। क्या नाम था, एस्ट्रोसैट था, ठीक है, एक है ना लेबोरेटरी थी आपकी एक एस्ट्रोसैट, जिसको हम बोल सकते हैं ये लेबोरेटरी, या हम बोल सकते हैं दूरबीन टाइप की थी, जिसको एस्ट्रोसैट नाम दिया गया। सेकंड हम क्या लॉन्च कर रहे हैं, आदित्य L1। क्या है सेकंड, आदित्य L1। तो याद रखना ये इसरो का सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन होगा, जिसको नेम दिया गया है आदित्य L1 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा, आदित्य L1। इसका मेन काम क्या क्या है मैंने आपको बताया, किस किस की स्टडी करेगा, तो सबको पता है सन के कोरोना की स्टडी करेगा, मेनली वही याद रखना। दूसरा सोलर एमिशन, सन से जो निकलने वाली रेडिएशन है या सोलर मैग्नेटिक एरिया है, मैग्नेटिक क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी स्टडी करेगा। दूसरा सोलर विंड की स्टडी करेगा, सोलर फ्लेयर की स्टडी करेगा। इसके लिए ही क्या बनाया गया है, इसको बनाया गया है ना, तो जिसको बोलते हैं CME, कोरोनल मास इजेक्शन, इस सब की क्या करेगा, स्टडी करेगा, ठीक है। और इस मिशन को बनाने में आप देखोगे पेलोड बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मिलकर विकसित किया है। एक चीज और मैं बता दूं आप सभी को कि भाई जो इसरो है वो एक क्या है, नोडल एजेंसीज है। इसरो क्या है, एक नोडल एजेंसी है। इसरो खुद काम नहीं करता, वो क्या करता है, विभिन्न एजेंसियां जो है वो इसरो के अंदर आती हैं, उनसे काम करवाता है। जैसे अगर उसको लगता है कि भाई, है ना, मुझे रॉकेट बनाना है, तो बोलेगा भाई VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उससे बोलेगा कि भाई आप क्या करो, रॉकेट बना के दो मेरे को। अगर उसको सैटेलाइट बनवाना है तो उसके लिए ISTRAC एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उससे बोलेगा। या ऐसे बहुत सारी विंग है इसरो की, जो क्या है, इसरो के लिए बहुत सारी लैब है जो काम करती हैं, और हर एक लैब अलग अलग पार्ट्स को डिजाइन करती है, जिनको इसरो क्या करता है, कंपाइल करता है और लॉन्च करता है। तो इसरो का मेन काम क्या है, एक विंग है जिनके थ्रू वो काम कराता है। बहुत सारी एजेंसियां किसके, इसरो के नीचे काम करती हैं। जैसे सभी को पता है कि भाई इसमें सबसे टॉप पर कौन होता है, यानी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो ये PMO के, किसमें, PM। तो मेनली आपका PM होगा, PM के बाद स्पेस कमीशन, फिर इसरो आता है, फिर बहुत सारी एजेंसियां आती हैं और ये सब मिलकर क्या करती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को डिजाइन करती हैं। तो लगभग हम बात करते हैं इसरो के लिए, यानी आदित्य L1 के लिए 7 क्या बनाए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, यानी 7 उपकरण बनाए गए हैं, जो कहां पर, आदित्य L1 मिशन के साथ कहां जाएंगे, आपके L1 पॉइंट पर पहुंचेंगे। कहां, L1 लैग्रांज पॉइंट है, जो किस किस के बीच में है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो ये आप देख सकते हो L1 इसीलिए नाम दिया गया।
देखो बेटा समझो, यहां पर ये क्या है, ये है सन, और ये कौन सा मिशन है, ये है आपका L1 और इसको बोलते हैं हम L2, ये हो जाएगा L4, ये L5 और ये क्या है L3। तो इसकी स्टडी के लिए हमने क्या भेजा है, तो हमारा जो मिशन है उसका नेम क्या है, आदित्य, और ये वाला L1, यानी हमारा जो मिशन है वो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और यहां से किसकी स्टडी करेगा, सन की स्टडी करेगा, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, आदित्य L1। और L1 क्यों नेम दिया गया है, तो समझना लैग्रांज पॉइंट होते हैं। लैग्रांज पॉइंट क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में स्थित जो बिंदु होते हैं जहां पर ग्रेविटी लगभग क्या हो जाती है, यानी कि ग्रेविटी जो है वो इक्वलेंट होती है, यानी अर्थ जितना उस सन पर और सन जितना अर्थ पर लगाएगा तो वो पॉइंट हो जाता है लैग्रांज पॉइंट। इसीलिए यहां पर क्या है, L1 को यहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा, यानी L1 पॉइंट पर आदित्य L1 को। अब हम बात करते हैं कि भाई आदित्य L1 के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन। तो पहला है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई सोलर, जो मैंने सन का डायग्राम बनाया, सन के अंदर सबसे पहले कोर था, कोर के बाद क्या था आपका रेडियो एक्टिव, फिर उसके बाद कन्वेक्शनल जोन था, उसके बाद फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर, देन उसके बाद क्या था, कोरोना था। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट में, देखोगे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड लास्ट में क्या आ रहा है, कोरोना। तो पहले सबसे बाहर कौन सा एरिया मिला आपको, क्या मिला, कोरोना। तो ये किसकी स्टडी करेगा, आपका क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गति की जो गति है उसकी क्या करेगा, अध्ययन करेगा, यानी स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना इन डायनेमिक्स। अभी आप देख सकते हो ये जो पार्ट है आपका, जो अभी आपको दिख रहा था बीच में यहां पर, ये क्या है, सोलर फ्लेयर और सोलर विंड है, उनका अध्ययन करेगा। किस किस का अध्ययन करेगा, अपर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा। फिर क्या करेगा आपका, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ क्रोमोस्फीयर एंड कोरोनल हीटिंग, है ना, यानी हम बोल सकते हैं क्रोमोस्फीयर और कोरोनल के तापमान का आंशिक आयनितिक, जो हम बोल सकते हैं कि भाई वो जो प्लाज्मा स्टेट है, आप सभी ने पढ़ा होगा, इन सब का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। जो मैंने आपको बोला है CME, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, इनका क्या करेगा, स्टडी करेगा। अब होता क्या है, ये भाई सबने पढ़ी होती है कि भाई जब भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तीन चीजें, कि भाई पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, जब मैटर है ना 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, नॉर्मल कंडीशन। फिर बोलते हैं एक आती है प्लाज्मिक स्टेट, ये कहां होगी, बोले स्टार में होगी, और सन भी क्या है, एक स्टार है, तो वहां पर भी जो क्या होगी, कौन सी स्टेट होगी, प्लाज्मिक स्टेट होगी, तो उसका भी क्या करेगा, स्टडी करेगा। अब बात आती है सोलर फ्लेयर क्या होता है, समझना। जनरली मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, उसको समझना आप। व्यवहारिक तौर पर घरों में जब भी आपने देखा होगा मम्मियां किसी भी चीज का भरता बनाते हैं ना, बैंगन का भरता या किसी भी चीज का, तो वो देखते हैं, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, बैंगन में होल कर देते हैं और उसके अंदर लहसुन लगा देते हैं। तो लोगों को लगता है अरे भाई ये टेस्ट के लिए है, हो सकता है टेस्ट के लिए भी हो, बट उसका एक और फायदा है, क्या कि कभी भी आप सजा बैंगन डालोगे तो वो फट जाएगा, अचानक से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बैंगन के चारों तरफ, आप उसको क्या नहीं करना, क्रैक मत करना। क्रैक मतलब समझ रहे हो, उसमें होल मत करना। सजा डाल दोगे ना आग में तो उससे क्या निकलेगी, गैसें निकलेंगी। क्या निकलेंगी, गैसें। जैसे ही वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद उससे क्या निकलेगी, गैसें खतरनाक तरीके से निकलेंगी। ऐसी बेल होता है, उसको आप क्या करते हैं, जब भी भूनते हैं लोग तो क्या करते हैं, हल्का सा उसको क्रैक कर लेते हैं, अदरवाइज बोलते हैं ना कि वो फट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे ही आग में डाल दें। तो सन का एरिया कितना है, सन पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है, कितना, 100 टाइम्स, और उसके अंदर ये सब कंबंसन चल रहा है, कोर में आग लगी हुई है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है, और वहां से जब गैसें निकलेंगी तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक, वो सोलर स्टॉर्म आ जाता है, क्या है, सोलर तूफान आ जाते हैं, सोलर फ्लेयर आ जाता है। उसी की स्टडी क्या कर रहा है, हमारा आदित्य L1 करेगा। तो यहां आप देखोगे ये क्या है, सोलर स्टॉर्म टाइप की, एक विंड टाइप की निकलती है, उसकी स्टडी करेगा कौन, हमारा ये मिशन। अगला ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। किस चीज को ऑब्जर्व करेगा, सूर्य के, है ना, सूर्य से कण की गतिशीलता, इन सब का अध्ययन करेगा, उसके लिए डेटा प्रदान करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ऑब्जर्व इन सीटू पार्टिकल एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग डेटा फॉर द स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स फ्रॉम द सन। इसके बाद आप ये क्या स्टडी करेगा, फिजिक्स फॉर सोलर कोरोना एंड हीटिंग मैकेनिज्म, इसकी भी क्या करेगा, स्टडी करेगा, यानी सौर कोरोना और ताप तंत्र भौतिकी जो है उसका अध्ययन करेगा। और ये कौन अध्ययन करेगा, आपका आदित्य L1। ये इसके कुछ क्या हो जाएंगे, इसके मिशन हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, ठीक।
इसके अलावा आप देखोगे तो कोरोनल लूप, प्लाज्मा, इन सब का क्या करेगा, टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी, इन सब का क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा। क्या करेगा, इन सब की स्टडी करेगा। किस चीज की स्टडी करेगा, कोरोनल एंड कोरोनल लूप्स, उन सब की स्टडी करेगा। नेक्स्ट उसके बाद CME जो मैंने बोला, कोरोनल मास इजेक्शन, किसका बेटा, CME, कोरोनल मास इजेक्शन, इसका क्या करेगा, डेवलपमेंट को चेक करेगा, डायनेमिक्स को चेंज करेगा। यानी कोरोनल मास इजेक्शन, वहां से उसका विकास कैसे हुआ, उसकी गतिशीलता क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, इसकी सबकी क्या करेगा, स्टडी करेगा। इसके अलावा उन प्रक्रियाओं के क्रम की पहचान करेगा जो कई परतों में, जैसे क्रोमोस्फेयर बेस का विस्तारित कोरोना में होती है, अतः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती है। तो सिंपल सही, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ द ऑक्योर द मल्टीपल लेयर विच इवेंचुअली लीड्स सोलर, है ना, इरेप्टिव इवेंट्स। जनरली जो मैंने आपको बताया कि भाई जो लेयर मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से लेयर थे आपके, कोर, है ना, कोर के बाद रेडियो एक्टिव, फिर आपका कन्वेक्शनल, उसके बाद आपका फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, तो उनकी स्टडी करेगा मिलनी। उसके बाद मैग्नेटिक एरिया जो है उसकी टोपोलॉजी की स्टडी करेगा। तो जनरली वही है, मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट, वो सब कौन करेगा, यही करेगा आपका। उसके अलावा नेक्स्ट सोलर स्पेस वेदर की स्टडी करेगा आपका, यानी सौर हवा की उत्पत्ति और संरचना, इन सब की गतिशीलता, जिसको हम बोलते हैं सोलर विंड। सोलर विंड की क्या करेगा, स्टडी करेगा। ये सब काम किस किस के हैं, सोलर, अपना जो सोलर मिशन है जिसको नेम दिया गया है आदित्य L1, इसकी स्टडी करेगा। इसके हम बात करते हैं कि आदित्य L1 हमारा जो मिशन है उसमें 2 टाइप के पेलोड लगे हुए हैं। पेलोड का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना है ना बेटा, कि भाई पेलोड होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। जनरली कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। पेलोड्स क्या होते हैं, पेलोड्स का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पेलोड्स को नीति भार। क्या बोलते हैं बेटा, पेलोड्स को हिंदी में बोलते हैं नीति भार। अब ये समझना, जैसे ये मिशन है आपका PSLV C57, तो भाई कितने स्टेट होंगे इसमें, 4 स्टेट होंगे। कौन कौन से, सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि PSLV में कितने थे, 4 स्टेट हैं, 1, 2, 3 एंड 4, सभी को पता होगा। वही फर्स्ट और 3 कैसे हैं आपके, सॉलिड स्टेट हो जाते हैं, और 2nd और 4th क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट होगा। यहां पर विकास इंजन होगा। ये PSLV का डायग्राम है, किसका डायग्राम है, ये PSLV C57 का ये डायग्राम है। और इसके अलावा यहां आपको क्या मिलेगा, यहां मिलता है पेलोड। क्या होगा, यहां होगा पेलोड। अब ये पेलोड्स होता क्या है, आपका पेलोड का मतलब है आपका सैटेलाइट। क्या है आपका, सैटेलाइट टाइप, है ना, सैटेलाइट। यानी आदित्य L1 ही को ही क्या बोलेंगे हम, पेलोड बोलेंगे। आदित्य L1 क्या है, पेलोड। अब आदित्य L1 का भी मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। आदित्य L1 का एक स्ट्रक्चर डायग्राम जो है वो किस तरीके से होगा, देखो समझना है आप। नए पेज पे बना देता हूं, है ना, यहां प्रॉपर आ नहीं पाएगा, और आएगा भी तो आपको दिखेगा नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा आदित्य L1 का एक प्रॉपर डायग्राम। ऐसा कुछ शेप रहेगा पेलोड का, और इस पेलोड में इधर इधर क्या रहेंगे, सोलर पैनल रहेंगे। क्या रहेंगे, सोलर पैनल। चाहे वो कोई भी, यहां क्या होगा बेटा, सोलर पैनल होगा। ये क्या है आपका, सोलर पैनल। यहां क्या लगा होगा, गायरोस्कोप। क्या होगा ये, गायरोस्कोप, जिसका काम है इमेज, फोटो खींचने का। क्या है, इमेज, फोटो लेने का। और इसके अंदर होगा आपका पेलोड। क्या होगा, इसके अंदर मेन होगा पेलोड, जिसको क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं नीति भार। और जो कितने पेलोड हैं, 7 पेलोड है टोटल। कितने हैं पेलोड, कितने हैं, पेलोड की संख्या कितनी है, 7 पेलोड हो जाएंगे। और यहीं पर आपको क्या मिलेगी, बैटरी भी मिलेगी भाई, सोलर पैनल से, सोलर पैनल के साथ में बैटरी भी आपको यहीं पर मिलेगी। अब हम बात करते हैं, पेलोड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितना, एक पेलोड है आपका रिमोट सेंसिंग पेलोड, दूसरा है इन सीटू पेलोड। पेलोड कितने टाइप के हैं आपके, यहां पर आपको पता हो,
पेलोड्स जो हैं वो आपके दो हैं। कौन कौन से हैं आपके? एक है इन सीटू और दूसरा क्या है? रिमोट सेंसिंग। दोनों पेलोड्स यहां पर क्या है? लगाए गए हैं। कौन कौन से बेटा लगाए गए हैं? इन सीटू और रिमोट सेंसिंग पेलोड। अब मैं बात कर रहा हूं, ये आप देख सकते हो यहां पर ये डायग्राम है, ये आपका किसका? आदित्य L1 का है। तो आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पेलोड्स कितने हैं? 7 पेलोड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये क्या है? सोलर पैनल है। ये देखो, ये आपका सोलर पैनल है। यहाँ क्या लगा दिया गया है? सोलर पैनल। तो ऐसे टोटल 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से 4 आपके रिमोट सेंसिंग हो जाएंगे और 3 क्या है? इन सीटू पेलोड्स हो जाएंगे। 4 आपके जो रिमोट सेंसिंग है, जिनमें आपका पहला है VELC, जिसको बोलते हैं विजुअल इमेज, है ना, एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ। सेकेंड हो जाएगा आपका शूट, जिसको बोलते हैं सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। फिर अगला है सोलेक्स, जिसको बोलते हैं सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ मीटर हो जाएगा। अब इसका अगला है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग, है ना, एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ हो जाएगा आपका। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल जो है एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। प्लाज्मा एनालाइजर हो जाएगा। एडवांस वाला आपका डिजिटल मैग्नीट्यूड। ये सब क्या है? इन सीटू हो जाएंगे। अब यहां देखते हैं इन पेलोड, एक तरफ है रिमोट सेंसिंग पेलोड, दूसरा है उसकी कैपेसिटी। तो पहला हम बात करते हैं जिसका नेम क्या है आपका? विजुअल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ। क्या है बेटा इसका नाम? विजुअल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VELC। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कॉर्नोग्राफ। ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है? ये क्या करता है? कोरोना, जो कोरोना मैंने बताया आपका, यानी सन का जो आउटर लेयर है क्रोमोस्फेयर, उसका ही पार्ट है कोरोना। उसका क्या करेगा? ये स्पेक्ट्रोग्राफी करेगा। उसका क्या करेगा? स्पेक्ट्रम बनाएगा, इसी के प्रतिबिंब बनाएगा, इमेज बनाएगा। अगला है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको बोलते हैं सौर परावैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप, जिसका मेन काम क्या है? फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर का इमेज करना। उसको क्या करेगा? इमेज बनाएगा, ब्रॉडबैंड बनाएगा, यानी फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर इमेजिंग। फिर अगला है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ, सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे है ना, वर्ड क्रोमोग्राफी। और ये क्या करेगा? सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो सन को क्या है? सूर्य को एक तारे के रूप में ऑब्जर्व करेगा, उसकी स्टडी करेगा। नेक्स्ट आता है आपका जिसको बोलते हैं हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको बोलते हैं HEL1OS। और ये इसका काम क्या है? वहां पर जो पूरा सन है उसका भी एक स्टार के रूप में क्या करेगा? एक इंस्पेक्शन करेगा या अवलोकन करेगा। नेक्स्ट आता है आपका इन सीटू एक्सपेरिमेंट। इन सीटू एक्सपेरिमेंट में है पहला एस्पेक्स, जिसको बोलते हैं आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो क्या करेगा? प्लाज्मा की स्टडी करेगा। किसका? दिशाओं में सूर्य के पवन के कण, प्रोटॉन, भारी आयन, यानी कि मेन चीज ये किसकी स्टडी करेगा? सोलर विंड पार्टिकल और प्लाज्मा, इन सब की स्टडी करेगा। फिर आता है नेक्स्ट होता है पापा। ये कोई पापा नहीं है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर फॉर पैकेज आदित्य, और इसको बोलते हैं प्लाज्मा विश्लेषण पैकेज, जो किसकी स्टडी करेगा? प्लाज्मा की स्टडी करेगा, विंड की स्टडी करेगा। नेक्स्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं एडवांस्ड ट्राईएक्सल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल, है ना, मैग्नेटोमीटर, जिसका काम क्या है? उन्नत त्रिअक्षीय, जिसको हिंदी में बोलते हैं उन्नत त्रिअक्षीय उच्च विभेदन डिजिटल मैग्नोमीटर। और ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि भाई हमारा जो सोलर मिशन है उसमें क्या क्या चीजें हैं, सोलर मिशन क्या काम करेगा, ये सारी चीजों के मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के अभी तक के कौन कौन से मिशन है जो सन के लिए भेजे गए। पहला है आपका नासा का सोलर पार्कर प्रोब, जिसको 2018 में नासा ने लॉन्च किया और 2020 तक उनका ये मिशन चला था, जिसको बोलते हैं नासा सोलर पार्कर प्रोब। और इस मिशन को किसके द्वारा? नासा के द्वारा भेजा गया, बस आपको इतना ही याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हेलियस 2 सोलर प्रोब, और इसको जर्मनी ने भेजा, यानी यूरोपियन यूनियन ने भेजा। सेकंड कौन सा है? हेलियस 2 सोलर प्रोब। पहला यानी नासा का क्या है? रिसेंटली सोलर पार्कर प्रोब। सेकंड हो जाता है आपका जर्मनी का हेलियस सोलर प्रोब, 1976 में भेजा गया था। और फिर है सोलर ऑर्बिटर, इसको भी नासा और यूरोपियन एजेंसी ने भेजा था। और भारत जो है विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? चौथा देश बन जाएगा। कौन सा? भारत जो है वो क्या है? विश्व का चौथा देश है, जो किस किस के बाद? अमेरिका, यूरोपियन एजेंसीज, इन सब के बाद जर्मनी, अमेरिका, यूरोपियन एजेंसी, इन सब के बाद अंतरिक्ष में सूर्य के लिए मिशन भेजने वाला या अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत दुनिया का क्या है?
चौथा देश हो जाएगा। तो फिर आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा इन सब सारी जानकारियों को सुनकर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएँ।